हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण। ये आपका CGPSC का टॉपिक है ना। छत्तीसगढ़ PSC का टॉपिक है आंकड़ों का विश्लेषण। यहाँ से आपका लगभग 2 से लेकर 8 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आंकड़ों के विश्लेषण के अंतर्गत हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं उसको देखते हैं। तो आंकड़ों के विश्लेषण के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक आता है आपका समांतर माध्य, है ना। कौन सा टॉपिक आता है? समांतर माध्य। सेकेंड टॉपिक है इसके अंतर्गत आपका माध्यिका। थर्ड टॉपिक है बहुलक। फोर्थ टॉपिक है गुणोत्तर माध्य। और फिफ्थ टॉपिक है आपका हरात्मक माध्य। ठीक, चलिए। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ये आंकड़ों के विश्लेषण के अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं। इसी को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहा जाता है ना। इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं समांतर माध्य के बारे में, है ना। सबसे पहला टॉपिक आपका समांतर माध्य है। इसको अपन बोलते हैं मीन, ये हो जाएगा आपका मोड, और ये हो गया मीडियन। ये ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्मोनिक। हरात्मक माध्य को बोला जाता है हार्मोनिक मीन्स, है ना। तो आपका CGPSC में ये दोनों सिलेबस नहीं है, आपका गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य नहीं है। तो हमको इसके अंतर्गत क्या क्या देखना है? समांतर माध्य के बारे में, माध्यिका के बारे में और बहुलक के बारे में, इसके बारे में देखना है। मैं आपको आसानी से समझ आए ऐसा प्रयास करूंगा, बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, है ना। सिंपल मेथड के हिसाब से समझाऊंगा और आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको निश्चित ही डेफिनेटली ही आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा और आप इसको एग्जाम में आसानी से, यदि पूछता है तो आसानी से हल कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं समांतर माध्य होता क्या है ना। समांतर माध्य, है ना। समांतर माध्य क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, समांतर माध्य क्या है ना। ये 2 नंबर में आपका दे सकता है परिभाषा, इसका डेफिनेशन होता है ना। समांतर माध्य किसी भी, क्या बोला जा रहा है? समांतर माध्य किसी भी चर का, है ना, जैसे कि चर इंटीजर वैल्यू, वो कुछ भी हो सकता है ना। x का मान कुछ भी हो सकता है ना। किसी भी इंटीजर वैल्यू, है ना, किसी भी चर का ऐसा मान होता है या वह मान होता है जो उसके समस्त मानों का, है ना, जो उसके समस्त मानों का योग निकालकर उस संख्या को क्या करेंगे, उससे भाग देने पर क्या होता है? आपका प्राप्त होता है। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल दे दिया गया, देखिए ये मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ लिख दिया हूं मैं। ये देखिए एक ये दिया हुआ है एग्जाम्पल, जैसे कि ये हो गया आपका इंटीजर वैल्यू हो गया। तो ये इंटीजर वैल्यू है, जितने भी सभी इंटीजर वैल्यू का क्या करना है? अपने को योग निकालना है, सभी को आपस में क्या करना है? ऐड करना है। और ऐड करने के पश्चात जितने भी संख्या है ना, ये इंटीजर जितने भी है, उनसे अपने को क्या करना है? उसको डिवाइड करना है ना, भाग देना है। और भाग देने पर ही क्या निकलेगा? आपका समांतर माध्य निकलेगा। तो इसी से ही उसका क्या बन गया? डेफिनेशन बन गया, है ना। इसी से क्या हो गया? डेफिनेशन बन गया। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अंक गणित में, है ना, औसत का जो अर्थ होता है, अंक गणित में हम इसी को क्या कर सकते हैं? औसत बोलते हैं, औसत बोल सकते हैं। उसी का सांख्यिकी में या आंकड़ों के विश्लेषण के अंतर्गत हम उसको क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समांतर माध्य। या इसी को समांतर माध्य को क्या कहा जाता है? अंक गणित में क्या बोल दिया जाता है? औसत कह दिया जाता है। तो आज हमारा पहला टॉपिक है समांतर माध्य। तो हम समांतर माध्य के बारे में आज ही देखेंगे। तो क्या है समांतर माध्य, इसको देखते हैं। मैं अभी डेफिनेशन बता चुका हूँ। क्या है समांतर माध्य? किसी भी चर का ऐसा मान होता है जो उसके समस्त मानों को, है ना, ये इंटीजर है, उसके समस्त मानों को क्या करने पर? योग करने पर, है ना, मतलब ऐड करने पर, प्लस करने पर, और प्लस करने के पश्चात उस संख्या से क्या करने पर? भाग देने पर क्या होता है? प्राप्त होता है। जैसे कि ये इंटीजर दिया है, इससे अपन क्या करेंगे? सभी को आपस में ऐड करेंगे और जितने इंटीजर हैं, है ना, उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो क्या प्राप्त होता है? अपने को समांतर माध्य प्राप्त होता है। और इसको हम दर्शाते हैं किससे? समांतर माध्य को x बार से दर्शाते हैं, है ना। किससे? x बार से, याद रखिएगा। अब देखते हैं समांतर माध्य के प्रकार, है ना, कौन कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें दे सकते हैं। तो इसके 3 ये है ना, 3 प्रकार हो सकते हैं, 3 ये दे सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका प्रकार में जब आंकड़े क्या हो, है ना, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। जब आंकड़े क्या हो? अवर्गीकृत हो। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहला ये है आपका जब आंकड़े क्या हो? अवर्गीकृत हो। सेकेंड नंबर आता है जब आंकड़े अवर्गीकृत किंतु क्या हो? सारणीबद्ध हो। मैं अभी इसको समझा दूंगा इसके बारे में,
है ना, ये बेसिक क्लास है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। सारणीबद्ध हो। और थर्ड है जब आंकड़े क्या हो, वर्गीकृत हो। जब आंकड़े, जो भी आंकड़ा दिया गया है, इंटीजर दिया गया है ना, वो क्या हो बोलता है, वर्गीकृत हो। ये तीन, ये समांतर माध्य के प्रकार में आता है। तो ये तीनों ही आपका एग्जाम में पूछ सकता है। ये आपका 2 से लेकर 8 नंबर का पूछेगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको स्कोर करने में आसानी होगी। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डील करूंगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला बोलता है जब आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत हो, है ना। जब आंकड़े जो हो, क्या बोल रहे हैं, मतलब वो वर्गीकृत ना हो, अवर्गीकृत हो, कुछ भी दिया हो आंकड़े 10, 5, 20, 25, 30 जो भी है ना, आंकड़े अवर्गीकृत। जैसे कि जस्ट लाइक अपन उदाहरण पहला देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिख दी है उदाहरण के रूप में, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, है ना। तो यहाँ पास फर्स्ट नंबर में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आंकड़े ये जो दिया गया है ये वर्गीकृत है। क्या वर्गीकृत कहने का मतलब उसका क्या दिया हो, वर्गांतर दिया हो। जैसे कि तुम्हारे थर्ड वाला देखिए, ये वर्गांतर दिया हुआ है तो ये वर्गीकृत है ना। लेकिन ये क्या है, आंकड़े ये अवर्गीकृत है ना। तो इसके लिए आपका सबसे पहला है जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। और सेकंड नंबर है जब आंकड़े क्या हो, बोलता है अवर्गीकृत किंतु क्या हो, सारणीबद्ध। देखिए यहाँ पास दोनों में अंतर है भाई, है ना। यहाँ पास क्या बोला है, जब आंकड़े क्या हो बोल रहा है, अवर्गीकृत हो, और यहाँ बोल रहा है अवर्गीकृत किंतु क्या हो बोलता है, सारणीबद्ध हो, है ना। मतलब ये सेकंड वाला देखिए, यहाँ पास सेकंड, ये आंकड़े क्या है, अवर्गीकृत है, लेकिन ये सारणीबद्ध नहीं है। यहाँ देखिएगा आंकड़े अवर्गीकृत है किंतु क्या है, जैसे ये प्राप्तांक दिया गया है, ये प्राप्तांक भी दिया गया है। मतलब ये 70 है ना, 70 नंबर जो प्राप्तांक किए हैं उसके विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये दे दिया गया। तो ये क्या हो गया, ये सारणीबद्ध हो गया, है ना। ये सारणी, जब इसका सारणी बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, सारणीबद्ध। ये इसमें हम सारणी नहीं बना सकते। तो ये अवर्गीकृत हुआ, ये भी अवर्गीकृत है किंतु क्या है, सारणीबद्ध है। और तीसरा है आपका जब आंकड़े क्या हो, वर्गीकृत हो। देखिए यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, है ना। ये देखिए ये वर्गांतर दे दिया गया है, वर्गांतर दे दिया गया मतलब सारणी क्या है आपका, वर्गीकृत है। और उसके संगत क्या क्या दे दिया गया, वर्गांतर दे दिया गया है ना। तो ये 3 प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके प्रकार होते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकार में आता है आपका, चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रकार वाले में, फिर सेकंड का, आज हम सबसे पहले प्रकार के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। जब आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत हो, या मान के चलते हैं आंकड़े क्या हो, कोई भी आंकड़ा दिया हो, जैसे कि x1, x2, x3, डेज कहां तक का दिया हो, xn तक का दिया हो, है ना। इंटीजर क्या हो, बहुत सारे इंटीजर दिए हो, जैसे कि x1, x2, है ना। चर जो राशि दिया है, चर का मान, विभिन्न चर का मान क्या क्या हो बोलता है, x1, x2, x3 से लेकर कहां है तुम्हारा xn तक का। तब इसका फार्मूला बन जाएगा आपका समांतर माध्य का, समांतर माध्य इक्वल टू हो जाएगा आपका, समांतर माध्य को हम किससे दर्शाते हैं, एक्स बार से। एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा, ये आंकड़ा है तो ये हो जाएगा आपका आंकड़ों का योग, है ना। क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, आंकड़ों की संख्या। क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या। ये हो गया आपका आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या। देखिए यहाँ पास विभिन्न सारे आंकड़े दिए गए हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डेज कहां तक का, xn तक का, है ना। ये आंकड़े कुछ भी दे सकता है आपका, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी दे सकता है ना। अब आंकड़ों की संख्या को हम किससे दर्शा सकते हैं, n, जहां पर n क्या है, संख्या है ना। उस जो दिया हुआ है आंकड़े, जितने भी आपके इंटीजर दिया रहेगा, आंकड़े दिए रहेंगे, चर दिया रहेगा, उसकी क्या है, ये संख्या है ना। तो x बार इक्वल टू हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सम ऑफ या समेशन ऑफ, है ना, x डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, n। तो ये इसका क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ये समांतर माध्य x बार इक्वल टू या समांतर माध्य इक्वल टू सम ऑफ या समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, n। ये किसका फार्मूला हो गया, जब आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत हो, है ना, तब उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, ये फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए वो आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, मैं वहां लिखा हुआ हूँ, है ना। एक क्यारी के पौधों की ऊंचाई कितना है, बोलते हैं निम्नानुसार है। जो ऊंचाई दिया गया है उसके बारे में अपने को, उस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक, ये आपका अगर पेपर में आएगा अवर्गीकृत हो आंकड़े, तो ये आपका 2 से 3 नंबर में पूछेगा ये, है ना। 2 से 3, 4 अधिकतम, है ना। जैसे अधिकतर तो ये 2 नंबर में ही पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल मेथड है। और जैसे जैसे अपन दूसरे इसके स्टेप के बारे में जाते जाएंगे, तो वहां पास वो क्या होते जाएगा, नंबरिंग क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्यारी के पौधों की ऊंचाई निम्नानुसार है, जैसे कि दिया हुआ है 52, 57, 40। तो यहाँ पास लिखोगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिया है ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पास लिखेंगे समांतर माध्य, है ना, समांतर माध्य
एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला सबसे पहले अपने को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एन। तो यहाँ पास देख लीजिएगा, है ना, तो ये एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा आपका जो भी दिए है आंकड़े उसको लिख लीजिए 52, 57, है ना, ये प्लस करते जाना है ना, क्योंकि आपको क्या करना है, योग करना है। 52, 57 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 40 प्लस ये हो जाएगा आपका 65 डिवाइडेड और क्या है आपका, और कुछ दिए हुआ है, ये प्लस कितना हो जाएगा 35 प्लस कितना हो जाएगा आपका 48 डिवाइडेड बाई, है ना, ये आपका एक्स बार इक्वल टू में ये आ जाएगा। अब देखिए नीचे क्या दिए है, आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाई क्या होता है, आंकड़ों की संख्या, मतलब एन उसकी संख्या। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने बारों आंकड़े दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10, है ना। तो आंकड़ों की संख्या कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक, जब आप इसको आपस में क्या करोगे, ऐड करोगे एक्स बार, है ना, तो जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा, आप ऐड करके देख लीजिएगा, है ना, 490 आएगा। इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 490 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10। तो ये 10 जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो एक्स बार इक्वल टू कितना आएगा 49, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपको लास्ट में लिखना है, क्योंकि ये सीजीपीएससी है, आप यहीं पास लिख के ऐसा आंसर करके छोड़ोगे तो इसमें आपका नंबर कटने की संभावना रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक क्यारी की पौधे की ऊंचाई कितना है, निम्नानुसार है। तो यहाँ पास लिखोगे, है ना, क्या पौधों की औसत ऊंचाई या माध्य, औसत ऊंचाई या क्या लिख सकते हैं अपन, माध्य ऊंचाई। अतः पौधों की औसत ऊंचाई या माध्य ऊंचाई कितना होगा आपका, ये आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, 49 सेंटीमीटर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा, फाइनल आंसर। जब तक आप ऐसा नहीं लिखोगे तब तक आपको वो क्या कर सकता है, आपका नंबरिंग यहाँ पास क्या कर सकता है, काट सकता है। तो आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप करके चलना है। तो लास्ट में इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलिए हम एक आध और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम उसके जो सेकेंड स्टेप है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम कुछ उदाहरण लेके चलते हैं और उसके बारे में अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आप और बहुत सारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है। और यदि नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट करके बोल सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आप दे दे सर, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर, 20 के संभावित, है ना, 20 के संभावित गुणनखंडों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। ये 3 क्वेश्चन आज करेंगे, उसके बाद कल टॉपिक में अपन देखेंगे जो इसके सेकेंड 3 प्रकार बताया था मैंने आपको, तो सेकेंड प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब आज अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपका दिया है 20 के संभावित गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 20 के संभावित गुणनखंड, तो 20 के संभावित गुणनखंड क्या होंगे, अब गुणनखंड बोला गया 20 के संभावित गुणनखंड, तो गुणनखंड कैसे निकलेगा आपका, 20 को आप 20 तक के, है ना, मतलब 1 से लेकर आपका 20 तक के संख्या से आप क्या करके देखिए, 20 को डिवाइड करके देखिए, भाग करके देखिए। यदि वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, भाग चले जाता है, तो मतलब वो क्या है, 20 के संभावित गुणनखंड में आएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आएगा 20 के संभावित गुणनखंड। 20 के संभावित गुणनखंड निम्न है, संभावित गुणनखंड, ठीक है। ये सबसे पहला क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, 20 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा ही, ठीक है। अब 2 से करोगे क्या हो जाएगा, 10 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, है ना, 10 टाइम्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 2 भी आएगा। 3 से डिवाइड हो पाएगा कि 20 पूर्ण रूप में नहीं हो पाएगा, है ना। उसके पश्चात किससे आएगा, 4 से, तो 4 से अपन डिवाइड करेंगे 20 को, तो वो भी डिवाइड होगा। उसके पश्चात अपन किससे करेंगे, 5 से, तो वो भी क्या होगा, आपका डिवाइड होगा। ठीक, 6 के करोगे 20 को, तो आएगा क्या, डिवाइड होगा क्या, पूर्ण रूप में नहीं हो पाएगा। 7 से भी नहीं हो पाएगा, 8 से हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। 9 से हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। 10 से, अब इसके पश्चात क्या आ जाएगा, आपका 10 आएगा, 10 से डिवाइड पूर्ण रूप में हो जाएगा। उसके बाद 10 के पश्चात आप किससे डिवाइड करोगे, 11 जाएगा क्या, नहीं, मतलब पूरा जाएगा ही नहीं। उसके बाद सीधा डायरेक्ट आपको किससे, 20 से, मतलब ये इसके क्या हो गए, जो निकाले हैं अपन वैल्यू, ये किसके हो गए, 20 के क्या हो जाएंगे, संभावित गुणनखंड हो जाएंगे। 20 के क्या हो जाएंगे, आपका संभावित गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसको आपको क्या करना है, इनका क्या करना है, आपको समांतर माध्य करना है ना। तो अतः आप लिखिएगा, अतः समांतर माध्य
इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा, ये x है गुणनखंड जो ये है, ये x हो जाएगा। तो ये x समेशन ऑफ x मतलब तुम्हारा सम, मतलब सभी को क्या करना है, आपको टोटल करना है, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने ये हैं, इंटीजर है 6, तो ये हो गया आपका डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 6। अब आप इसको क्या कर लीजिए, 8 कर लीजिए, 8 करेंगे कितना आएगा 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 30 और 5 कितना 35 और 4 कितना हो गया 39, है ना 39, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 41 और ये हो गया 42, ये आपका 42 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। x बार इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, ये कितने टाइम पे डिवाइड होगा, ये 7 टाइम पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ये इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो आप लिखोगे अतः 20 की संभावित गुणनखंड का समांतर माध्य कितना होगा, समांतर माध्य आपका कितना आया आंसर 7, तो क्या होगा 7 होगा। तो ये आपका पूर्ण रूपेण क्या हो गया, ये आंसर होगा। ये आपका कितने नंबर में पूछेगा, आपका 2 से 4 नंबर तक इसको क्या कर सकता है, आपको पूछ सकता है, ठीक। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पास दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्या का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक। इसको आप लोग कर ही सकते हो, 1 से लेकर 10 तक की संख्या का क्या करना है, आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसको आप क्या कर सकते हो, कर ही सकते हो। प्राकृत संख्या कहने का मतलब है 1 से लेकर पूरा 10 तक का। जब आप इसको पूरा क्या करोगे, सेम वही फार्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है ना। और 1 से लेकर 10 तक का क्या करोगे, 8 करोगे और उसके बाद 10 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, आपका संख्या निकल जाएगा। चलिए हम 4th नंबर अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं। यहाँ पास ये 4th नंबर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, उसको देखते हैं। क्या दिया हुआ है, संख्या जो दिया हुआ है 4 7 x 9 का समांतर माध्य। यहाँ पास क्या बोला गया है, समांतर माध्य दे दिया गया है ना। एक वैल्यू क्या है, आपका अज्ञात है, जिसको पता नहीं है। एक वैल्यू क्या है, फाइंड आउट करना है, जिसके बारे में आपको दिया नहीं गया है। तो इसको अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। समांतर माध्य दे दिया गया है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे वाला देखते हैं अपन। अच्छे से समझिएगा इसको, सिंपल है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। संख्या क्या दिया हुआ है, 4 7 x और है तुम्हारा 9 का क्या दे दिया, समांतर माध्य दे दिया गया है ना। मीन दे दिया गया 7 और क्या बोला गया है, वो x है, उसका वैल्यू क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखिएगा फार्मूला से समांतर माध्य इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ सम ऑफ x डिवाइडेड बाई n, है ना। तो समांतर माध्य यहाँ पास क्या कर दिया गया, दे दिया गया है 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ x, सम ऑफ x है, मतलब आपको पूरे को क्या करना है 4 + 7 + x प्लस कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई कितने संख्याएं हैं 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4। अब यहां से इसको क्या करोगे, तिर्यक गुणा करोगे इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको क्या कर लीजिए 8 कर लीजिए, है ना। चूंकि ये संख्या क्या है आपका x है, तो x यहाँ पास 8 नहीं होगा, साथ में रहेगा ये, तो आप इसको क्या कर लीजिए 8 कर लीजिए, है ना। 7 और 4 कितना हो गया, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 9 कितना हो गया आपका 20, है ना। तो ये हो गया आपका 20 प्लस कितना हो गया x हो गया, और 7 से आप 4 को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, तो क्या आएगा 28 आएगा। तो 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। आप 20 को आप इधर क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, है ना, ट्रांसफर कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 28 माइनस कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू कितना हो गया x, है ना। जब आप 28 में 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा 8। तो जो वैल्यू है आपका x, तो x का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। ठीक, यहाँ जहाँ पर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके हमको इस बारे में अवगत करा सकते हैं। आपके कमेंट का पूर्ण रूपेण जवाब दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए एवं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।